जय हिंद दोस्तों। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो के दौरान हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना और हमें तैयारी एग्जाम की किस तरह से करनी होगी। मैंने आप लोगों के सामने जुलाई 21, जैन 21 और नवंबर 20 में कौन कौन से जो वेटेज इंस्टीट्यूट ने आपको जो एक वेटेज का पूरा चार्ट दिया उसमें से कितने मार्क्स का पूछा गया उसका पूरा का पूरा टेबल बना के दिया है। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला वाला जो है वो है स्टैंडर्ड इंडेस 18101 और फ्रेमवर्क। इनमें से 101 में आज तक सिर्फ एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी अगर आप देखेंगे तो यानी 18101 फ्रेमवर्क में 1 या 8 या फ्रेमवर्क से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं बाकी के इनमें। तो रफली आप लोग अगर मार्क्स देखेंगे तो 10 मार्क्स से 5 मार्क का पूछा गया है, जबकि वेटेज है 15 टू 12 टू 18 मार्क्स का। ठीक है, हम इसे रैंक दे देते हैं 1। उसके बाद इंडिया 115 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, जिससे हम लोगों को दिखता है 12 12 14 करीब करीब 12 टू 14 मार्क्स का पूछा जाता है, जो कि उसके वेटेज के अंदर ही है। इसको हम रैंक दे देते हैं 2। फिर आता है स्टैंडर्ड 2 16 23, इसमें आता है 36 38 40 41। ठीक है, एसिड बेस्ड स्टैंडर्ड सारे के सारे, बेसिकली एसिड बेस्ड जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उनसे अगर आप देखेंगे तो 20 से लेके 33 मार्क्स तक का पूछा जाता है पूरा। उसका वेटेज भी अराउंड 18 टू 30 मार्क्स का है। इसके बाद जितने भी स्टैंडर्ड बनते हैं उस पर हम बाद में आते हैं। कंसोलिडेशन एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर्स, इनसे रफली पूछा जाता है 20 से लेके 32 मार्क्स तक के। ठीक है, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर से आपको 18 से 19 मार्क्स के अशोर्ड क्वेश्चंस दिखते ही दिखते हैं। इसके अलावा आता है सीएसआर, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिससे आपको 5 से 6 मार्क अशोर्ड पूछा ही जाता है। एकदम फिक्स है कि इतने मार्क्स का पूछा ही जाता है। बाकी के स्टैंडर्ड्स को हम नंबर दे देते हैं 7। इसमें सबसे मेन स्टैंडर्ड जो 5 मार्क का क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है वो है इंडिया 102 शेयर बेस्ड पेमेंट। ठीक है, तो चलिए ये हम लोगों ने लिख दिए पूरे के पूरे रैंक्स और ये मिल गया आप लोगों को वेटेज। अगर हम वेटेज वाइज चले तो सबसे ज़्यादा, यानी हम एक काम करते हैं, हम सबके मिनिमम लिख देते हैं कि मिनिमम कितने मार्क्स का पूछा गया। तो 12 20 25 20 18 और 5। ठीक है, वेटेड टू वॉल्यूम वाइज अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा मार्क्स का तो अदर इंडियाज से पूछा गया है, पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है अगर आप सारे इंडियाज की बात करें इसके अलावा। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट अगर आप देखते हैं तो रफली आपको पूछा गया है एसिड बेस्ड स्टैंडर्ड और बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन, जिसमें से ऑब्वियसली एसिड बेस्ड स्टैंडर्ड इज कंपैरेटिवली इजी। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये वाला चैप्टर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जिसमें है इन्वेंट्री, पीपी, बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है, इंपेयरमेंट, इनटैंजिबल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चर। इसमें से एग्रीकल्चर में से आज तक के एक ही बार सवाल पूछा गया है, बाकी सबसे तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 16 से हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर आप वेटेज वाइज देखेंगे तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑब्वियसली बात है वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, पर अगर आप देखेंगे एक 5 मार्क का क्वेश्चन जो आप लोगों को सीएसआर, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग या एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पूछा जाता है, ये वाला एक चैप्टर है जो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसमें से पक्का है कि 5 से 6 मार्क का क्वेश्चन आता ही है। इनफैक्ट अगर मैं इसके भी पीछे के पेपर्स के ऊपर जाऊं तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से तो शॉर्ट क्वेश्चंस भी आए हैं एग्जाम के अंदर में। फिर इसके बाद में अनदर शॉर्ट क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है वो पूछा जाता है स्टैंडर्ड 101 से आज तक एक ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं 101 को हटा देता हूं, फ्रेमवर्क। ठीक है, तो वॉल्यूम वाइज देखेंगे तो बहुत कम वॉल्यूम और बहुत कम वॉल्यूम से अच्छे खासे मार्क्स, यानी ये दो चैप्टर्स अगर आप कर लेते हैं तो आपके 10 मार्क तो पहले ही पक्के हो जाते हैं, एकदम अश्योर्ड कि आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, ये वाला पार्ट अगर आप कर लेते हैं तो आपके 20 मार्क पूरे के पूरे अश्योर्ड हो जाते हैं। हाँ, इसमें 116 भी आता है, मैंने एक 116 नहीं लिखा था। ठीक है, इसके बाद में मैं अगला आप लोगों को बोलूंगा, जैसे कि ऊपर मैंने आपको 7 नंबर्स तक के दिए हैं, मैं 8वां नंबर लिख रहा हूं, 8वां। आप अगर इंडेस 102 शेयर बेस्ड पेमेंट पढ़ लेते हैं तो आपके 5 से 8 मार्क रहते हैं। मैं मिनिमम साइड पे 5 मार्क्स लिख देता हूं कि 5 मार्क्स आपके अश्योर हो जाते हैं, कि 5 मार्क तो आपके पक्के हैं ही हैं, तो इनको पढ़ लेंगे। मैं इसके नीचे दिया हुआ जो है एक बार इसे थोड़ा सा और नीचे शिफ्ट करता हूं, इसके बारे में डिस्कशन हम बाद में करेंगे। ठीक है, फिर हम देखते हैं 115 से 12 मार्क का पूछा जाता है, यानी कि अगर हम इंडेस 115 पढ़ लेते हैं तो हमारे 12 मार्क और अश्योर हो जाते हैं यहाँ तक के। तो यहाँ तक के आप लोग रफली देखिए तो 20 और 10 30, 30 और 5 35, 35 और 12 47 मार्क्स हो गए यहाँ तक के। मतलब ये चैप्टर्स अगर आप पूरे तरीके से पढ़ते हैं, पूरे तरीके से पढ़ने से क्या होता है, इस चैप्टर्स की थियरी पढ़ा,
इन चैप्टर्स के कैलकुलेशंस पढ़े, इन चैप्टर्स का बैलेंस शीट पीएल का प्रेजेंटेशन पढ़ा और इन चैप्टर्स की जर्नल एंट्रीज भी पढ़ी। क्योंकि अब इंस्टीट्यूट इन चारों चीज़ों पे फोकस कर रहा है कि आप थियरी क्या लिख रहे हैं, आप जर्नल एंट्री क्या पास कर रहे हैं, आप बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन में करंट नॉन करंट प्रेजेंटेशन पीएल में क्या जाता है, ओसीआई में क्या जाता है, ये किस तरह से बता रहे हैं, और आप कैलकुलेशन सही कर रहे हैं। नहीं, स्टूडेंट्स ने ओवर द पीरियड अपना कैलकुलेशन का पार्ट स्ट्रॉन्ग कर लिया है, पर बाकी के 3 पार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं किए कि थियरी वाइज मुझे क्या लिखना है, मुझे बैलेंस शीट में पीएल में क्या लिखना है, ये तो लिखते ही नहीं है स्टूडेंट एग्जाम में अगर पूछा भी जाता है तो, और जर्नल एंट्रीज में बहुत गड़बड़ करते हैं। ये मेरा अभी तक का एनालिसिस है। तो ये 47 मार्क्स अगर आप पूरे तरीके से पढ़ लेते हैं तो इसका मतलब ये 47 मार्क्स में से आपको 45 तो मिलते ही मिलते हैं। अब इनमें से हमने क्या क्या चीज़ें नहीं लिखी है अभी तक, हमने अदर इंड एस नहीं लिखा, हमने कंसोलिडेशन और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं लिखा। अब जनरली कोई भी स्टूडेंट इन तीनों में से एक चीज़ ज़रूर पढ़ता है, या तो बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दोनों छोड़ देता है, पर बाकी के इंडेस पूरे के पूरे पढ़ता है, या जनरली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो एटलीस्ट पढ़ ही लेता है, उसमें से हेजिंग वाला पार्ट छोड़ देता है। ये आदत होती है जनरली स्टूडेंट्स की। पिछले अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने हेजिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। तो अब मैं आपको कहूंगा कि अगर आप इन तीनों में से एटलीस्ट कोई एक पढ़ लें, ठीक है, तो या तो आप बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेशन पूरे तरीके से पढ़ लें जिसे काफ़ी टाइम लगेगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पूरे तरीके से पढ़ लें यानी जिसे काफ़ी टाइम लगेगा, और बाकी के इंडेस जिनमें बहुत सारे इंडेस आते हैं, मतलब उनमें आएगा 7, 8, 10, 37, 24, कई सारे स्टैंडर्ड्स आएंगे, हम आगे उनके पूरे के पूरे नंबर्स वगैरह सब देखेंगे, 20, 21, मतलब कई सारे स्टैंडर्ड्स आ गए इनके अंदर। या तो आप ये सारे के सारे पढ़िए पूरा 4 एस्पेक्ट से, थियरी, मेजरमेंट्स यानी कैलकुलेशन वाला पार्ट, बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन एंड जर्नल एंट्रीज। अगर ये पूरा का पूरा आप अगर स्ट्रांगली कर लेते हैं तो आपके मार्क्स अश्योर हो जाते हैं। यानी इनमें से अगर मैं कोई एक भी कर लूँ ना इन तीनों में से, तो एग्जेम्पशन पक्का हो जाता है स्टूडेंट का। एग्जेम्पशन देख लीजिए, आप ऊपर से कॉम्बिनेशन बना लीजिए। अगर मैं सिर्फ कंसोलिडेशन पढ़ता हूँ तो 20, मैंने 45 कर दिया था, आपको 15 और चाहिए, 20 में से 15 मिल गए तो आपका एग्जेम्पशन पक्का। ऊपर उसके बाद में मैंने आपको दूसरा बोला था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, 18 मार्क, 18 में से 15 मिल गए तो आप लोगों के एग्जेम्पशन पक्का। उसके बाद अगर आप अदर इंडेस करते हैं तो 25 मार्क्स, 25 में से 15 अगर आपको मिल जाते हैं तो आपका एग्जेम्पशन पक्का। यानी एग्जेम्पशन की तैयारी के हिसाब से इन तीनों में से अगर मैं कोई एक भी कर लूँ तो हो जाएगा। देखिए ये पूरा वीडियो मैं स्मार्ट स्टडी के एंगल से बता रहा हूँ, क्योंकि अब एग्जाम के लिए कंपेरेटिव टाइम बहुत कम बचा है और हम लोगों को जो फोकस करना है वो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। अच्छा, हम ये स्ट्रैटेजी सिर्फ यहाँ एंड नहीं कर रहे, कुछ और एनालिसिस है जो मैंने किए हैं, मैं वो भी आपको बताता हूँ। ये जो मेरा एनालिसिस है, ये एनालिसिस, एक मिनट रुकिए, ये थोड़ा सा ना जंप अप हो गया। ये रब कर देता हूं मैं, और यहाँ पे हम 50 मार्क्स लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जो 50 मार्क्स है, इससे मेरा बेसिकली बोलना क्या है मैं आपको समझाता हूँ। तो ये जो मार्क्स है 33, 64, 28, 50, ये पिछले 4 अटेम्प्ट का हम लोगों ने क्या निकाला कि भाई आरटीपी, एमटीपी और पुराने एग्जाम के रिपीट क्वेश्चंस कितने मार्क्स के पूछे गए। हाँ, जैन 21 को अगर आप देखें तो जैन 21 एज एन एक्सेप्शन, पर उसके पहले पे देखेंगे यानी जुलाई 21 देखेंगे, नवंबर 20 देखेंगे तो आपको अच्छा खासा वेटेज मिलेगा। मैंने इसमें इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग CSR कवर नहीं किया है, उसके अलावा सारे के सारे इनके मार्क्स कवर किए। तो रफली आपको अगर मार्क्स दिखेंगे तो अच्छे खासे मार्क्स है। नवंबर 19 मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी तरफ से कुछ स्किप हुआ है, इतने कम मार्क्स होना नहीं चाहिए, 33 थोड़ा और ज़्यादा निकलेगा, बट रफली दिस इज फ्रॉम, मतलब मेरा एनालिसिस कैसा है कि एग्जाम के पहले, इस एग्जाम के पहले के आरटीपी एमटीपीज में कितने मार्क्स के इन्हीं एग्जाम के रिपीट क्वेश्चंस पूछे गए। इनफैक्ट जो बाकी के क्वेश्चंस पूछे गए मैंने इनमें वो कवर नहीं किए हैं जिनमें हमने आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन पढ़ रखे हैं, और अगर कोई नए टाइप का क्वेश्चन आ गया तो वाज आई एबल टू अटेम्प्ट इट। तो अगर आप ऐसे अटेम्प्ट कर पाएंगे तो मैं जैन 21 के वेटेज को सीधा 40 मार्क्स कर दूंगा। यानी रफली आप लोगों को दिखेगा कि मैं एक तो पूरी मॉड्यूल पढ़ने नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ मॉड्यूल में से भी सिर्फ अगर मैं जो हम लोगों ने क्वेश्चन बैंक बना के रखा है आरटीपी एमटीपी पास एग्जाम क्वेश्चन हमने पूरा डिस्कस किया, 55 आवर्स में हमने पूरा डिस्कस किया था, अगर हम सिर्फ उतना सा भी पढ़ लें तो भी हमारा अच्छा खासा स्कोर बनता है। अब मैं जो आपको बता रहा हूं उसमें भी कौन से स्टैंडर्ड्स हैं हम उन पे स्पेसिफिक जाते हैं, सारे स्टैंडर्ड्स क्यों पढ़ना। आरटीपी एमटीपी पास एग्जाम क्वेश्चंस में से ये वो चैप्टर्स हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस आए। इंड AS 1, 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, इनकम टैक्स, पीपीई, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, यानी इनके आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस ही एग्जाम में दिखे हम लोगों को, ठीक है। तो रफली अगर मैं इन चैप्टर्स की सिर्फ आरटीपी एमटीपी पीक्यू के क्वेश्चंस करके जाऊं, सिर्फ उतने से क्वेश्चंस करके जाऊं, तो भी हमारी अच्छी खासी तैयारी हो सकती है। नाउ देयर वर सम मोर स्टैंडर्ड्स, ये एक्चुअली ओवरलैप होने के कारण थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इसके अंदर 115 भी था,
116, 102, 103, 113, ठीक है। तो ये सारे के सारे भी पूरे के पूरे स्टैंडर्ड्स थे, ठीक है। अब इनके अलावा कुछ ऐसे स्टैंडर्ड जिनसे आज तक एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं और जो यहां पे कवर्ड नहीं है, वो है 2, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 37, ठीक है। ऊपर में 36 भी आएगा, 38 भी आएगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी हट गया ऊपर से, 109, ठीक है। 20, 21, 23, 101, ओके। तो हम देखेंगे कि एग्जाम से जो टोटल आए हैं वो ये वाले सारे के सारे स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। मतलब जो आरटीपी एमटीपी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं या एग्जाम क्वेश्चन ही रिपीट हुए हैं वो इन चैप्टर्स के, मतलब अगर मैं इन चैप्टर्स में सिर्फ आरटीपी एमटीपी पास एग्जाम क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करूं तो इतने मार्क्स बन जाते हैं, यानी ऊपर दिए हुए जो वेटेज है वो भी पूरे के पूरे हमारे कवर हो जाते हैं। इसके अलावा जो एडिशनल स्टैंडर्ड जिनके ऊपर आज तक के एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं उनमें आ जाता है इन्वेंट्री, आ जाता है आपका प्रायर पीरियड आइटम्स वगैरह, आ जाता है प्रोविजंस, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, कॉन्टीजेंट एसेट, गवर्नमेंट ग्रांट, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस, बोरोइंग कॉस्ट। 101 से आज तक एक ही बार क्वेश्चन आया, तो 101 इज अ चैप्टर दैट कैन बी स्किप्ड बाय द स्टूडेंट्स कंपैरेटिवली। तो अगर मैं इन चैप्टर्स के ऊपर स्पेसिफिक फोकस करके सिर्फ इन्हें पढूं, यानी ये जो मैंने ऊपर बॉक्स में दिए ये सारे आरटीपी एमटीपी से पूरे के पूरे पढ़ लूं, सिर्फ आरटीपी एमटीपी पे फोकस करूं, बाकी का अगर मैं छोड़ दूं, और ये वाले चैप्टर्स जो नीचे के दिए हुए हैं ये वाले चैप्टर्स में या तो आरटीपी एमटीपी या एटलीस्ट आईसीआई मॉड्यूल से पूरा का पूरा कवर कर दूं, तो मेरा जो कंपेरेटिव प्रिपरेशन है वो पूरा का पूरा हो जाता है। 100%, 100 मार्क्स का प्रिपरेशन बोल रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए, आप बोलेंगे सर ये मार्क्स तो बहुत कम है, बट ओवर द पीरियड अब ये क्वेश्चंस जो इन एग्जाम में पूछे गए वो भी हमारे क्वेश्चन बैंक में कवर हुए। क्वेश्चन बैंक करीब करीब 300 क्वेश्चंस का है और वो हर कंसेप्ट को कवर करता है। तो हम लोग इतने डिटेल कंसेप्ट के साथ जब पूरा का पूरा पढ़ते हैं तो तैयारी बहुत अच्छे से पूरी की पूरी हो जाती है, यानी ऐसा कोई चैप्टर का पार्ट नहीं बचता जो नहीं पूछा गया। अब आप देखिए क्वेश्चन बैंक मई 18 से लेके अभी तक का आ चुका है, ठीक है। मई 18 से लेके जुलाई 21 तक के इतने सारे, इनमें हर अटेम्प्ट का आरटीपी, हर अटेम्प्ट के 2 एमटीपी और हर अटेम्प्ट का एग्जाम क्वेश्चन, यानी फॉर एवरी अटेम्प्ट वी आर गिविंग ऑलमोस्ट 4 पेपर्स, और इस तरह से हमने एडिशन कर करके इतना बड़ा क्वेश्चन बैंक बना दिया। तो अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा खासा वेटेज ऑफ क्वेश्चन बैंक्स पूरा का पूरा बना। इनमें से हमको ये चैप्टर्स जो मैंने लिख के रखे हैं इनमें तो हम लोगों को आरटीपी एमटीपी एग्जाम क्वेश्चंस ही दिखे जो एग्जाम में रिपीट हुए हैं, यानी आरटीपी एमटीपी में पूछे गए थे या पुराने एग्जाम में पूछे गए थे वही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ये वाले चैप्टर्स है जो आईसीआई मॉड्यूल से आपको रफली दिखेंगे, यानी मैं नीचे वाले सिर्फ आईसीआई मॉड्यूल से पढ़ लूँ और ऊपर वाले पूरे के पूरे अगर मैं सिर्फ आरटीपी एमटीपी पे फोकस करूँ तो इसका मतलब एक स्टूडेंट की पूरी 100 मार्क्स की तैयारी हो जाती है। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय 100 मार्क्स? देखिए पेपर आपका 120 मार्क्स का आता है, तो मैं उसमें से बोल रहा हूँ कि 20 मार्क्स के नए क्वेश्चन छोड़ दीजिए, 100 मार्क का पेपर आपका फिर भी पूरा का पूरा तैयार हो जाता है। रिसेंटली अगर आप जुलाई 21 और नवंबर 20 पेपर देखेंगे तो आईसीआई मॉड्यूल से ही पूरा का पूरा पूछा गया था। जैन 21 इज एन एग्जेम्पशन पेपर, मैं उसको एक एक्सेप्शन अटेम्प्ट मानता हूँ कि ऐसा अटेम्प्ट 4-5 अटेम्प्ट में एक बार पूछा जाता है, इंस्टीट्यूट ऐसा करता है 4-5 अटेम्प्ट में एक बार, ठीक है। बाकी अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो हाँ आईसीआई मॉड्यूल के ऊपर ही फोकस था, आरटीपी एमटीपी पे ही फोकस था। अब स्टूडेंट्स के पास कंपेरेटिव टाइम थोड़ा कम है तो आप आरटीपी एमटीपी तो पढ़ सकते हैं, पर आईसीआई मॉड्यूल पूरा कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो व्हाट शुड बी द प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ऑफ द स्टूडेंट्स? जो स्टूडेंट सिर्फ ग्रुप 1 दे रहे हैं ना उन्होंने अब 10 डेज एफआर पढ़ना चाहिए, और जो स्टूडेंट ग्रुप 2 भी दे रहे हैं उन लोगों ने 7 डेज एफआर के ऊपर एग्जाम के पहले तैयारी करना चाहिए। अब ये 7 डेज और 10 डेज के अंदर रिटन प्रैक्टिस भी कीजिए। वाई एम आई फोकसिंग स्पेसिफिकली ऑन रिटन प्रैक्टिस? और मैं अजम्पशन में चल रहा हूँ कि आप 12 आवर्स अ डे मिनिमम पढ़ेंगे, मिनिमम साइड पे। तो देखिए मेरा रिटन प्रैक्टिस से मतलब है कि ये पहला पेपर है और ये प्रैक्टिकल पेपर है, तो स्टूडेंट पैनिक हो जाता है, टाइम अवेलेबल नहीं होता, रिटन प्रैक्टिस नहीं होती, हाथ दुखते हैं। आपका पेपर 80 मार्क का ही होगा, आप पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। एक्सपेक्ट ही मत कीजिए कि आप पूरा 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे, आप 80 मार्क का पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे, और 80 में से अपने को 60 स्कोर करना है। तो पहले तो हमको वैसे भी क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है कि कौन से 20 मार्क के क्वेश्चन में एंड में अटेम्प्ट करूंगा, यानी वो अटेम्प्ट नहीं करूंगा, पकड़ के चलिए, ठीक है। यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट आई एम नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट रादर देन व्हाट आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट। उल्टी स्ट्रैटेजी के ऊपर चलना है एग्जाम में, ठीक है। तो वैसे भी आपको कुछ ना कुछ चैप्टर स्किप करने पड़ेंगे, आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी से वैसे ही पढ़ाई करना है कि आपको कुछ चैप्टर स्किप करने पड़ेंगे। तो अब आपने इन दिनों में कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए? जो आपका डे 1 होता है, जो आपका डे 1 होता है उस दिन आपने 1, 8, ठीक है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस, ठीक है,
फ्रेमवर्क के क्वेश्चंस, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, CSR, ये पूरा कवर कर लेना चाहिए। इसमें से सबसे ज़्यादा टाइम आपको एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवर करने के लिए लगेगा, बाकी के चैप्टर्स तो आपके बहुत फटाफट हो जाएंगे। ठीक है, डे 2 डे 3 ये दोनों के दोनों होना चाहिए एसेट बेस्ड स्टैंडर्ड से रिलेटेड। ठीक है, एसेट बेस्ड स्टैंडर्ड जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये तो आपको पढ़ना ही है, पकड़ के चलिए। डे 3 डे 4 इंड एस 102 115 116 116 मैंने ऊपर एसेट बेस्ड स्टैंडर्ड में कवर नहीं किया, 2 दिन पूरा का पूरा कवर करने का विद रिटन प्रैक्टिस बोल रहा हूँ मैं, विद रिटन प्रैक्टिस, जिसमें से इंपेयरमेंट बड़ा चैप्टर है, टाइम लगता है, इन्वेंट्री बड़ा चैप्टर है, टाइम लगता है। तो उसके बाद में आप लोगों ने इस तरह से पूरा का पूरा प्रिपरेशन करना चाहिए। अब होता है हमारा 5 6 7 या जो लोग 10 डे स्ट्रेटेजी लेके चल रहे हैं। ठीक है, 5 6 7 3 दिन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को देना ही चाहिए। सो फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर जस्ट फोकसिंग ऑन वन ग्रुप, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन, या फिर अदर इंडेस को आप ये टाइम दे दीजिए। ठीक है, इनमें से या तो 2 को आप ये टाइम दे दीजिए या अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत ऑल्टर कर दीजिए। बट दो स्टूडेंट्स हु आर गिविंग जस्ट वन ग्रुप विद 10 डेज इन हैंड, इन दोनों में से कोई एक आप और पढ़ रहे होंगे, ऐसा मैं अजम्पशन में चल रहा हूँ क्योंकि आप वैसे भी एक ही ग्रुप दे रहे हैं, तो आपने 8 9 और 10 डे उस पर फोकस कर देना चाहिए। यानी कि अगर आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं तो 3 दिन उसको दिए, बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन को अगले 3 दिन, या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अदर इंडियस पढ़ रहे हैं तो उनको 3 दिन, और बिजनेस कॉम्बिनेशन में अदर इंडियस उनको 3 दिन। पर शुरुआत हमेशा इजी चैप्टर्स से कीजिए, पहले अश्योर हो जाइए, कॉन्फिडेंस ला दीजिए, पहले 4 दिन के अंदर हमारी वो पढ़ाई हो जाए जो हमारे 40 मार्क पक्के करते, मतलब FR में कुछ भी हो अपन फेल तो नहीं होंगे, 40 मार्क अपने पक्के हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से पूरा का पूरा अपना प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रखिए। एंड व्हाट ऑल डू आई हैव टू रीड, मैंने स्ट्रैटेजिकली पूरा का पूरा मार्किंग स्कीम निकाल के मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। व्हाट यू शुड फोकस ऑन इज दी स्टैंडर्ड जो मैंने ऊपर लिख के रखे हैं, स्पेसिफिकली फ्रॉम RTP MTP पास एग्जाम क्वेश्चंस, हमारे क्वेश्चन बैंक पूरा का पूरा आप लोगों को मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, इनके वीडियोस भी हैं अपने पास, कोई क्वेश्चन नहीं समझता है तो उसका वीडियो देखिए, सारे क्वेश्चंस के वीडियो मत देखिए, जो क्वेश्चन आपको नहीं जम रहे हैं उनके वीडियोस देखिए। तो मैं वीडियो लिंक भी पूरी की पूरी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। नवंबर 2021 जो हम लोगों ने लेटेस्टली पूरा का पूरा लाइव क्लासेस लिए थे उनके वीडियोस, और ये वाले जो स्पेसिफिक नीचे के स्टैंडर्ड्स हैं ICI मॉड्यूल से कीजिए। इनमें से जो चैप्टर्स आप स्किप कर रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, मतलब जो चैप्टर्स आपने बोला है कि मुझे अदर इंडियस नहीं पढ़ना है, आप उनको छोड़ सकते हैं। जो आप पढ़ने वाले हैं उनको पकड़ के चलिए, पर स्मार्टली रिमेंबर कि जो स्टैंडर्ड्स आप पकड़ रहे हैं ऊपर वाले का RTP MTP पास एग्जाम क्वेश्चन जरूर होना चाहिए आपका, उसके सारे क्वेश्चंस आपको जमने चाहिए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आप बोल रहे हैं मेरे को नहीं जम रहा है, फ्रॉम RTP MTP पास एग्जाम क्वेश्चंस। और नीचे वाले ICI मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को जमने चाहिए, उनमें कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं यार ये वाला क्वेश्चन अपने को नहीं जम रहा है। ठीक है, सो स्टडी वेल, एंड आई होप ये आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा वीडियो टू एनालाइज कि हम लोगों को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है विद द डे स्ट्रैटेजी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड हैप्पी दिवाली, स्टे सेफ।